तो हे गाइस, आ चुके हैं हमारी एक और शानदार प्रस्तुति के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमेटेड प्लानिंग के बारे में। क्या होती है ऑटोमेटेड प्लानिंग और ये एक्चुअली में काम कैसे करती है, और हम इसकी प्लानिंग्स जो होती है और तरह की भी प्लानिंग को भी देखने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं क्लासिकल प्लानिंग प्रॉब्लम को भी। हम ये भी चीज़ देखने वाले हैं कि भाई फॉरवर्ड प्लानिंग एआई में क्या होती है, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग एआई में क्या होती है, और तो हम हेराइकल प्लानिंग के बारे में भी समझेंगे, और मल्टी एजेंट प्लानिंग के बाद हम प्रिजनर डायलेमा को भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि ऑटोमेटेड प्लानिंग क्या होती है। तो ऑटोमेटेड प्लानिंग क्या होती है, अब ये समझ सकते हो, ये ऐसा ब्रांच ऑफ एआई, आप समझ सकते हो इट इज़ जस्ट अ ब्रांच ऑफ एआई। एआई की भी कुछ सब ब्रांचेस होती है, वैसे एक सब ब्रांच है एआई की, जो कि क्या किससे रिलेट करती है, बेसिकली काम करती है उस स्ट्रेटजीज के साथ, उस सीक्वेंसेस के साथ और एक्शंस के साथ जो कि नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट के एग्जीक्यूशन के लिए। इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि देखो, आज ये रोबोट है, ठीक है, एक रोबोट मैंने बनाया है। तो ये रोबोट एक्चुअली में क्या एक्शन लेगा, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा, ठीक है, क्या एक्शन लेगा, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा, ये सारी जो भी चीज़ें होती है, ठीक है भाई। एक बात बताओ, एक कोई टास्क है, सपोज एक रोबोट का टास्क है कि मेरे को चाय बना के पिलानी है, ठीक है। वैसे तो मैं चाय पीता नहीं, चलो कॉफ़ी बना के पिलानी है। एक रोबोट का काम आ गया भाई, उसको कॉफ़ी बना के पिलानी है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो उस कॉफ़ी को बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगा, क्या टास्क्स को यूज़ करेगा, ये सारा आपका आएगा ऑटोमेटेड प्लानिंग के अंदर। तो ऑटोमेटेड प्लानिंग एक ब्रांच है एआई की जो कि नॉर्मली फोकस करती है उन एक्शंस के ऊपर, उन स्ट्रेटजीज के ऊपर जो कि नॉर्मली इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एजेंट के एग्जीक्यूशन के लिए, अगर वो किसी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। अब हम आगे चलते हैं। ये करता क्या है कि जो काम है, जो हमारा एक बड़ा बिग काम है कि मेरे को कॉफ़ी बना के पिलानी है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसको डिवाइड कर देता है, जिससे क्या हो, हम उस टास्क को वो बंदा इजीली आइडेंटिफाई कर सके, यानी इसके एल्गोरिथम्स इजीली आइडेंटिफाई कर सके। भाई यहाँ तक चलने का एक एल्गोरिथम होगा, यहाँ पर जाके चाय बनाने का अलग एल्गोरिथम होगा, वो वापस लेके जा रहा है बैकवर्ड करके, उसका अलग एल्गोरिथम है, उसकी ट्रे को आगे करके देगा, वो अलग एल्गोरिथम है, फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा, ये अलग एल्गोरिथम है। समझ गए? तो एक एक करके एल्गोरिथम चल रहा है। ये सारा आपका आता है ऑटोमेटेड प्लानिंग, जिसके अंदर हम जो क्या वो स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा, क्या वो टास्क परफॉर्म करेगा, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आपका ऑटोमेटेड प्लानिंग में आती है कि एक्शन और स्ट्रेटजीज क्या वो यूज़ करेगा अगर उसको एक टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्लासिकल प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पर क्या सीन है, ठीक है। यहाँ पर ये टाइप की जो प्लानिंग प्रॉब्लम होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, सीक्वेंस को फाइंड करते हैं, हम क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि आज अगर जैसे वही एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि उसको मेरे को कॉफ़ी बना के पिलानी है, ये अगर मेरा रोबोट है, इसको मेरे को कॉफ़ी, ये मेरा रोबोट है छोटा सा, ये मेरे को कॉफ़ी बना के पिलाएगा। तो अब ऑटोमेटेड प्लानिंग में तो हमने देखा था कि यार वो क्या स्ट्रेटेजीज को यूज़ करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम पता लगाएंगे ऐसे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, यानी वो क्या क्या एक्शन लेगा, कि वो चलेगा, ट्रे आगे करेगा, ये जो भी एक्शंस हैं वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, यानी जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ से लेके वो क्या क्या एक्शंस को परफॉर्म करता जा रहा है। ये सारा किस में आएगा, क्लासिकल प्लानिंग में आएगा, कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा और उस एक्शन के क्या क्या इफेक्ट होंगे, कि वो आगे बढ़ेगा, पीछे आएगा, कुछ भी होगा। ये सारा आता है क्लासिकल प्लानिंग प्रॉब्लम के अंदर। क्लियर हो गया। अब ये एक मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है फॉर फाइंडिंग प्लान्स विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक सर्चेस गाइड। अब देखो, अब अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको सर्चेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्च क्या होता है, अलग अलग तरह के सर्च बताए हुए हैं, इटरेटिव डीपिंग सर्च बताया हुआ है, हर तरीके के सर्चेस एल्गोरिथम बताए हुए हैं। उसके अंदर जो हम सर्चिंग एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्या है कि सबसे इफेक्टिव अप्रोच है क्लासिकल, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमें उस टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, और हर सर्चिंग टेक्निक्स में यही था कि हम एक्शन क्या क्या परफॉर्म करना है गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, उसी सर्चिंग अप्रोच पे काम करता है, एक गाइडेड अप्रोच पे काम करता है इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। ये काम कब आती है वो देखते हैं। ये काम आती है जब आपका जो एनवायरनमेंट है वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल हो,
डिटर्मिनेटिव हो, स्टैटिक हो और डिस्क्रीट हो। इसका मतलब क्या है, आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पूरा ऑब्जर्व करने लायक होना चाहिए। यानी आप जो यहाँ पर सर्चिंग परफॉर्म करोगे ना, वो अनइन्फॉर्म्ड नहीं होगी, वो इन्फॉर्म्ड होगी। क्लियर हो गया? अनइन्फॉर्म्ड नहीं होगी यहाँ आपको, बिकॉज अगर वो अनइन्फॉर्म्ड होगी तो आप गाइडेड कैसे पता लगाओगे, क्योंकि आपको तो ह्यूरिस्टिक्स पता ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये काम तभी आएगा जब आपको अपने एनवायरनमेंट की फुल्ली नॉलेज हो और उसकी नॉलेज बार बार बदले ना, उसकी नॉलेज क्या ना हो, बार बार बदले ना। तब आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये कर क्या रहा है, एक प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए क्या क्या अपन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा, केवल वही स्टडीज के अंदर आ रही है। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? तो ये करता क्या, प्लान करेगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा और उससे सीखेगा। ये उस एजेंट का काम है। यही नॉर्मली हर इंसान का भी काम है। इंसान कुछ प्लान करता है, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग चलता है और उस हमेशा उस प्लान से कोई ना कोई गलती होती है तो उससे सीखता है। तो ये तो नॉर्मल है, जो आप अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी से भी समझ सकते हो। आगे आते हैं, अब आती है फॉरवर्ड प्लानिंग। फॉरवर्ड प्लानिंग में क्या आता है ये देखते हैं। फॉरवर्ड प्लानिंग वो, ये आप समझ सकते हो कि आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक कैसे जाओगे, सिर्फ इतना ही समझ लो। ठीक है कि प्लान इज मतलब ये प्लान कहाँ के कहाँ तक है, आपकी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक का क्या है, ये प्लान है। समझ में आ गया? इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक का प्लान आपका होता है फॉरवर्ड प्लानिंग। A forward planner searches the state space graph from initial state, looping for the state that satisfy the goal description। यानी ये क्या करता है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर है? और इनके आगे कुछ पॉसिबिलिटी होगी। आप जहाँ पर भी आपको अपना गोल स्टेट मिल गया, सपोज मेरे को यहाँ पर मेरा गोल स्टेट मिल गया, तो मेरी सर्चिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये स्टेट स्पेस ग्राफ है पूरा, इस स्पेस स्टेट ग्राफ में हम क्या करते हैं, हमारी जो इनिशियल कंडीशन है उसको क्या करेंगे, लूप में चलाएंगे। इनिशियल कंडीशन को ही हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में लूप में चलाएंगे और चेक करेंगे कि भैया ऐसी कोई स्टेट है जहाँ पर मेरा गोल डिस्क्रिप्शन मीट हो गया, और अगर ऐसी कोई स्टेट मिल गई जहाँ मेरा गोल डिस्क्रिप्शन मीट हो गया तो मैं इमीडिएटली सर्चिंग को क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये कैसे ग्राफ बनता है, छोटा सा एग्जांपल है कि भाई फैक्ट 1 और फैक्ट 2 अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा डिसीजन 1 निकला, और फैक्ट 3 और फैक्ट 4 में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरा डिसीजन 2 बना। लेकिन अगर मेरे डिसीजन 1 डिसीजन 2 दोनों ही मेरे को सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मेरा डिसीजन अगला बना। समझ में आ रही है क्या बात है? ये ऐसे एक एग्जाम्पल लिया हुआ, जस्ट एक आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो। आप चाहो तो ये A B C ले सकते हो। भैया मेरे को के आपका आना चाहिए, तो कहीं यहाँ पर सपोज यहाँ के आ गया तो ये आपका गोल स्टेट और फाइनल स्टेट मिल गया, तो यहाँ पर भी सर्चिंग स्टॉप हो गई। तो इस तरीके से काम करता है। अब आती है पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। ठीक है, ये ऑटोमेटेड प्लानिंग का ये एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक फ़र्क है। इसमें जो फ़र्क है वो क्या है कि देखो, इट्स जस्ट एन अप्रोच ऑफ ऑटोमेटेड प्लानिंग, जो मैं बोल चुका हूँ, एक एक्सटेंशन है केवल। इट मेंटेन्स अ पार्शियल ऑर्डर बिटवीन द एक्शंस and only commits the ordering between the action when forced to that is ordering of action is partial। इसका आप ये मतलब समझ सकते हो कि देखो सपोज ये आपकी ये स्टार्ट कंडीशन है और एक फिनिश कंडीशन है। ठीक है, तो उसके बीच में आप क्या क्या एक्शन लोगे कि भाई लेफ्ट चू ऑन करना है, राइट चू ऑन करना है, समझ रहे हो ना कुछ बात। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो कि ऑटोमेटेड प्लानिंग है, बट इसके अंदर हमने क्या करा, हमारे कुछ एक्शंस जो होते हैं उसके बीच में हमने पार्शियल ऑर्डर क्या करा हुआ है, मेंटेन करा हुआ है। क्या करा हुआ है, पार्शियल ऑर्डर को मेंटेन करना है, और वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब उनके बीच का जो पार्शियल ऑर्डर होगा वो उसको रोक देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूँ देखो कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको 19 भी समझ में आया है, वापस समझाता हूँ। देखो ऑटोमेटेड प्लानिंग का एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर हो या क्या रहा है कि आपके जो भी एक्शंस हैं, सपोज ये एक्शन 1 है, ये एक्शन 2 है, इन दोनों के बीच में क्या मेंटेन है, पार्शियल ऑर्डर मेंटेन है। इन दोनों के बीच में क्या है, पार्शियल ऑर्डर बिटवीन है, मतलब इनके जो एक्शंस है उसके बीच में पार्शियल ऑर्डर मेंटेन है। और वो कमिट तभी करेगा जब उसके एक्शन उसको कमिट करने के लिए बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? वो तभी कमिट करेगा जब उसके एक्शन उसको कमिट करने के लिए बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक जैसे इन्होंने देखो स्टार्ट है भाई, राइट स्टॉक लेफ्ट स्टॉक हो गया, लेफ्ट चू राइट चू हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आप गए तो फाइनल पे फिनिश पे। अब आती है हायरार्किकल प्लानिंग। देखो हायरार्किकल नाम क्या होता है, हायरार्किकल से समझ जाओ।
हायरार्किकल का मतलब ही होता है कि आपके जनरेशन्स आगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो हायरार्किकल प्लानिंग में क्या करता है कि जब हम प्लान्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन हायरार्की, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, लाइक ये होगा तो हम ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, ये होगा तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हायरार्किकल प्लानिंग होती है जिसमें हम किसको करते हैं, हम प्लान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, ठीक है। एंड लिंक्स बिटवीन द नोड्स एट डिफरेंट लेवल इज एन हायरार्किकल डिनोटिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्शन इनटू मोर प्रिमिटिव एक्शन। ये कह रहा है कि देखो क्या है कि जैसे जो आपका मूव है, जैसे अब ये कह सकता है कि एक जो बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्शन है उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे कुछ एक्शंस में तोड़ देते हैं। जैसे मेरा एक बड़ा एक्शन C है, इसको मैं किस में तोड़ दूंगा, C1, C2 और C3। समझ में आ रहा है मेरी बात, आ गई समझ में। तो आप अपने बड़े कॉम्प्लेक्स एक्शन को तोड़ रहे हो छोटे छोटे एक्शंस में जो कि सिंपलर है, लाइक मूव है। तो मूव में आप क्या करोगे भाई, 2 तरीके की मूवमेंट ही पॉसिबल हो रही है। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट एक कि भाई यहाँ एक मूव में क्या है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो वो क्या कर रहा है, उठा रहा है या रख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मूव जो है अगर मैं केवल बोलता हूँ कि चल मूव हो जा, तो उसको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अप करूँ या डाउन करूँ। तो हमने उसको क्या करा, थोड़ा और स्पेसिफिक प्लानिंग करके बोला कि भाई पिकअप, तो उसने क्या करा, चीज़ को उठा लिया। उसको बोला पुट डाउन, तो उस चीज़ को डाउन रख दिया। समझ में आ गई मेरी बात। हायरार्किकल प्लानिंग में कि कॉम्प्लेक्स सेक्शन को हमने क्या करा, तोड़ के स्मॉल एक्शंस में तोड़ दिया। द लोएस्ट लेवल कॉरेस्पॉन्ड टू द एग्जीक्यूटेबल एक्शन ऑफ एन एजेंट। इसका मतलब क्या है कि आप जितना जितना इसमें लोएस्ट जाते रहोगे आप उस एग्जैक्ट एक्शन पे पहुंच जाओगे जो कि वो एजेंट परफॉर्म कर सकता है। लाइक अगर मैं उसको बोलूं रन, तो रन के लिए पहला स्टेप क्या होगा, धीरे धीरे वो वॉक करेगा, वॉक के बाद वो ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम अब एजेंट को क्या बोलेंगे कि तू अपनी स्पीड को इंक्रीज कर इस डायरेक्शन में, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, तेज दौड़ेगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स एक्शन को मैंने किस में तोड़ दिया, छोटे छोटे सब एक्शंस में तोड़ दिया, उसको थोड़ा छोटे एक्शन तो स्पेसिफिक एक्शन में तोड़ दिया। क्लियर है, जिसको वो एग्जीक्यूट कर सके। अगर उसको केवल मूव बोलूंगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट उसको अगर मैं बोलूंगा पिकअप पुट डाउन तो उससे वो चीज़ समझ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब होती है मल्टी एजेंट प्लानिंग। अब मल्टी एजेंट प्लानिंग में वो प्लानिंग आती है जो नॉर्मली कब होती है, जो मल्टीपल एजेंट्स के द्वारा प्लान की जाती है। जैसे अगर आप बात ये समझ सकते हो कि जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बार फेसबुक में हुआ था। फेसबुक में 2 रोबोट्स बनाए थे, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ R1 और R2। तो R1 और R2 ने क्या किया था, आपस में कम्युनिकेट करने लग गए थे एक गोल के ऊपर पर्टिकुलर। तो यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हैं मल्टी एजेंट प्लानिंग में क्या हो रही है चीज़ कि भाई प्लानिंग इज कॉरेस्पॉन्डिंग बाय मल्टीपल एजेंट्स। यानी आप मल्टीपल एजेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं साथ में एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। और उसको अचीव करने के लिए भाई क्या क्या हमें कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, क्या क्या हमें मतलब हमें टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या तू परफॉर्म करेगा, क्या मैं परफॉर्म करूँगा। ऐसे करके हमने क्या करा, कोलैबोरेट किया साथ में, हमने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया और मल्टी एजेंटली उस काम को क्या करा, कंप्लीट करा। तो ये अपना होता है नॉर्मली मल्टी एजेंट प्लानिंग। समझ में आ गई बात, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो एजेंट्स हैं वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए अपने टास्क और प्लान्स को परफॉर्म एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आता है प्रिज्मल डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गेम थ्योरी का सबसे बड़ा क्रक्स जो प्रॉब्लम है वो प्रिज्मल डायलेमा का है। प्रिज्मल डायलेमा क्या है, डिलेमा आप ये समझ सकते हो, डिलेमा बोलो डायलेमा बोलो, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरे वो टंग स्लिप हो जाती है। तो देखो प्रिजनर डिलेमा के अंदर आप ये समझ सकते हो कि गेम थ्योरी के अंदर ये मान लो कि 2 प्लेयर है, ठीक है। 2 प्लेयर है P1 और P2, ठीक है। आप कह सकते हो 2 प्लेयर या 2 प्रिजनर्स हैं, P1 और P2। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर सीन ऐसा हो चुका है कि इन दोनों में से देखो यहाँ पर आप इसको पढ़ो, द प्रिजनर डायलेमा ऑल्सो शो अस द mere cooperation is not always in one's you can say in one's ये क्या लिखा है, one's heart or interact। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि P1 और P2 ने दोनों में से किसी ने क्या किया है, सपोज एक ने गुनाह किया है। इवन एक्चुअली होता क्या है कि अगर इसकी पूरी मैं हिस्ट्री में बताऊँ आपको, अगर मैं विकीपीडिया पे थोड़ा बहुत देखा था तो पता लगा कि P1 प्रिजनर 1 और प्रिजनर 2 जो है, ठीक है, ये दोनों पकड़े गए एक पर्टिकुलर क्राइम के अंदर, ठीक है। एक क्राइम में इन दोनों को पकड़ा गया
और इनको क्या करा, इन दोनों के ऊपर कुछ कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई करने के बाद क्या पता लगा, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप एक बगलेरी सीन में क्या करें, दोनों पकड़े गए हो। समझ में आ गया? यू एंड योर पार्टनर, आप दोनों क्या हो, पकड़े गए हो। अब मैं यू को रिप्रेजेंट करूंगा पी से और पार्टनर को रिप्रेजेंट करूंगा P1 से। इज इट ओके? ठीक है। तो आप दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो बगलेरी करते हुए या चोरी करते हुए, आप कह सकते हो। अब आपको लेके आया गया पुलिस स्टेशन। अब जब आपको पुलिस स्टेशन लाया गया, अब आप दोनों को इंटेरोगेट किया जाएगा, बिकॉज पुलिस स्टेशन में आके आपके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेशन। ठीक है। तो अब आपके ऊपर क्या की गई है, कार्रवाई को शुरू किया गया। अब कार्रवाई में ये है कि आप दोनों को सेपरेटली इंटेरोगेट किया जाएगा पुलिस स्टेशन में। अब देखो करा क्या जा सकता है, आपको क्या करा जा सकता है, अपने पार्टनर के अगेंस्ट क्या करा जा सकता है, टेस्टिफाई किया जा सकता है। या क्या कर सकते हो, आप मना कर सकते हो पार्टनर के साथ टेस्टिफाई करने के लिए, अपना मुंह क्या कर सकते हो, बंद रख सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो अपने पार्टनर के साथ बात कर लो या अपना मुंह क्या करो, बंद रखो। पहला, अगर आप अपने पार्टनर के साथ टेस्टिफाई करते हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप पार्टनर को क्या करो, मौका दे रहे हो कि भाई वो बोले। समझ में आ गया? या आप क्या कर रहे हो, या आप खुद बोल रहे हो या अपने पार्टनर को बोलने दे रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, अगेंस्ट योर पार्टनर हमने टेस्टिफाई किया। और अब इसमें क्या होगा, अगर आपने अगेंस्ट, अब सबसे पहले आप यही तो याद रखने का तरीका ये समझ लो कि इसमें दो ऑप्शन है, या तो आपका पार्टनर बोलेगा या आप बोलोगे इंटेरोगेशन में। समझ में आ गया? तुम्हें सेपरेटली इंटेरोगेट किया गया है। तुम ये मान लो कि एक डब्बा ए है, एक डब्बा बी है। आपको रंगे हाथों पकड़ा गया चोरी करते हुए। अब आपको चोरी करने के बाद पुलिस स्टेशन लेके आए, अब आपको सेपरेटली इंटेरोगेशन किया। यहाँ पर आपका एक ऑफिसर बैठा हुआ है, यहाँ आपका एक ऑफिसर बैठा हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पार्टनर को बोलने का मौका दो, या आप क्या करो, खुद बोलो। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपका पार्टनर होता है, ठीक है, अगर आपका पार्टनर है, अगर आपको उसके अगेंस्ट टेस्टिफाई किया जाता है और अगर आपके पार्टनर कर देता है रिफ्यूजेस, ठीक है, अगर आपका पार्टनर रिफ्यूज कर देता है तो यू आर रिलीज्ड एंड योर पार्टनर विल सर्व 10 ईयर ऑफ जेल। यानी आपका पार्टनर को क्या करे, आपने दोषी साबित कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब पार्टनर को क्या मिल गई, 10 साल की जेल मिल गई। ठीक है। और इफ यू रिफ्यूजेस एंड योर पार्टनर टेस्टिफाइड अगेंस्ट यू, देन यू विल सर्व द 10 ईयर्स ऑफ जेल। समझ में आ रही है बात? अगर तुमने पार्टनर के अगेंस्ट टेस्टिफाई किया तो क्या होगा, तुम्हें छोड़ देंगे और उसको जेल दे देंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट टेस्टिफाई किया तो आपको 10 साल की जेल मिलेगी और पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर आप दोनों ही टेस्टिफाई करते हो अपने एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आपको दोनों को ही क्या मिलेगी, 5 साल की जेल मिल जाएगी। ठीक है। और यू बोथ ऑफ विल बी, इफ बोथ ऑफ यू रिफ्यूज, अगर आपने दोनों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम दोनों ने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है भाई, एक तो आप क्या करोगे, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर दोगे कि यार इसने क्राइम किया है। तो अगर आपने ये कर दिया कि उसने क्राइम किया है, तो क्या होगा, अगर आपने किसी के अगेंस्ट टेस्टिफाई कर दिया तो जिसके अगेंस्ट भी आपने टेस्टिफाई किया है उसको क्या होगा, 10 साल की जेल मिल जाएगी। और अगर आपने एक दूसरे के अगेंस्ट ही टेस्टिफाई कर दिया, अगेंस्ट में आके, तो आप दोनों को 5-5 साल की मिलेगी। और अगर आपने दोनों ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, दोनों ने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, तो आप दोनों सर्व करोगे केवल 1 साल की जेल और आपके पार्टनर को भी ये सेम डील मिलेगी। अब एक चीज ध्यान रखना, दैट यू कैंट कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर एंड यू डोंट नो दैट व्हाट ही और शी विल डू, आइदर टेस्टिफाई और रिफ्यूज। ये है प्रिजनर डायलेमा। यानी आप इससे क्या समझे, फटाफट से देखते। मैंने कुछ मिस्टेक करी हो समझाने में, तो मेरे को माफ़ करना, बिकॉज ये थोड़ा मेरे को कॉम्प्लेक्स लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं इसको जितना मैं समझा उतना मैं आपको इसको बता देता हूँ वापस। देखो कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक बगलेरी में P और P1 पकड़े गए, ठीक है, P और V1 पकड़े गए। अब मेरी बात सुनना, अब क्या होगा, यहाँ पर P1 P2 से पकड़े गए तो इनको पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस स्टेशन लाके इन दोनों को सेपरेटली इंटेरोगेट किया गया। सेपरेटली क्या किया गया, इंटेरोगेट किया गया। अब जब इनको सेपरेटली इंटेरोगेट किया तो अब ये 2 तरीके से हो सकता था, या तो आप टेस्टिफाई करो
अगेंस्ट योर पार्टनर, या आप क्या करो खुद टेस्टिफाई हो, यानी आप कह सकते हो कि टेस्टिफाइंग अगेंस्ट पार्टनर, यानी एक तो आपका पार्टनर के अगेंस्ट आप हो रहे हो टेस्टिफाई, या अपने पार्टनर को आप टेस्टिफाई कर रहे हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब अगर आप टेस्टिफाई कर रहे हो, यानी अगर आप टेस्टिफाई कर रहे हो, यू टेस्टिफाइंग, और एक बार अगर आपने टेस्टिफाई किया अपने पार्टनर के अगेंस्ट, और अगर आपने ये टेस्टिफाई किया तो आपका जो पार्टनर होगा उसको 10 साल की जेल हो जाएगी। और अगर उसने आपके अगेंस्ट टेस्टिफाई किया, यानी आपके अगर अगेंस्ट उसने क्या करा, टेस्टिफाई किया, तो आपको क्या हो जाएगी, 10 साल की जेल हो जाएगी। समझ रहे हो बात? और अगर आप दोनों ने टेस्टिफाई किया, P1 और P ने, तो आप दोनों को क्या होगी, 5 साल की जेल हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? और अगर ये केस होता है, अब अगर आप दोनों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें कुछ नहीं करना, तो क्या होगा, आप दोनों को क्या होगा, केवल 1 साल की सज़ा होगी। ठीक है, केवल आपको 1 साल की सज़ा होगी और आपको छोड़ देंगे, 1 ईयर ऑफ जेल होगी और आपको छोड़ देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आप दोनों रिफ्यूज़ करोगे तो। लेकिन अगर आपने एक दूसरे के अगेंस्ट टेस्टिफाई किया या खुद को टेस्टिफाई किया, तो आपके पार्टनर को या तो जेल होगी 10 साल की, आपको होगी। और अगर आप दोनों ने टेस्टिफाई कर दिया तो आप दोनों को 5-5 साल की होगी। और अगर आप दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया तो आपको क्या होगी, 10 साल, आपको 1 साल की जेल होगी सिर्फ। समझ में आ गई मेरी बात? और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पूरी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, प्रिजनर डायलेमा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फजी लॉजिक वाली में।